हजारों साल पहले इंसान ने कुछ ऐसा बनाया जिसे समझने में विज्ञान आज भी डरता है। यह कहानी है मिस्र के पिरामिडों की। एक युवा फराओ किंग टुट की और उस श्राप की जिसे उसकी मम्मी खुलने के बाद दुनिया ने महसूस किया। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह दुनिया का सबसे खौफनाक जीवनी मामला है। आज से 4500 साल पहले जब इंसान ने पहिया और लेखन जैसी चीजें अभी अभी खोजी थीं, तब मिस्र पहले से ही एक व्यवस्थित समाज था। नील नदी हर साल बाढ़ लाती थी और जब पानी उतरता उसके पीछे छोड़ती थी उर्वर मिट्टी। उसी मिट्टी ने मिस्र को धरती का सोना बनाया। किसान खेती करते, व्यापारी नावों से सामान ले जाते और प्रशासन टैक्स वसूलता था। धीरे धीरे यहाँ ऐसी संस्कृति बनी जो विज्ञान और विश्वास दोनों पर टिकी थी। गणित से उन्होंने खेतों की माप की, खगोल विज्ञान से मौसमों का हिसाब रखा और वास्तुकला से पिरामिड जैसे अजूबे रचे। लेकिन एक और चीज थी जो उन्हें खास बनाती थी, मृत्यु के बाद का जीवन। मिस्रवासी मानते थे कि इंसान की आत्मा मरने के बाद भी जीवित रहती है। वे आत्मा के दो पहलू बताते थे, का और बा। का आत्मा की ऊर्जा थी जो शरीर से जुड़ी रहती, जबकि बा आत्मा का रूप था जो उड़ सकता था, घूम सकता था, लेकिन वापस आने के लिए शरीर चाहिए था। इसलिए उन्होंने शरीर को बचाने की प्रक्रिया विकसित की, ममीकरण यानी ममीफिकेशन। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी, लगभग 70 दिनों की यात्रा। अंग निकालकर कैनोपिक जार में सुरक्षित रखे जाते, शरीर को नमक में सुखाया जाता और फिर महीनों तक पट्टियों में लपेटा जाता। लाखों मीटर लिनन, सैकड़ों पुजारी और दीवारों पर अंकित मंत्र, ताकि मृत व्यक्ति परलोक की यात्रा सुरक्षित करे। जब बात फराओ की होती थी तो मम्मी अकेली नहीं होती थी। फराओ को चाहिए होता था एक ऐसा घर जो उसके परलोक का निवास बन सके, जो हजारों सालों तक टिके, यानी कि पिरामिड्स। अब सवाल उठता है, इतने विशाल पिरामिड आखिर बने कैसे? मिस्र के गीजा में मौजूद सबसे बड़ा पिरामिड खुफू लगभग 480 फीट ऊंचा है। इसके हर पत्थर का वजन 2 से 15 टन तक का है। कुल मिलाकर 20 लाख से ज्यादा पत्थर, और यह सब बिना किसी आधुनिक मशीन के बनाया गया था। आज भी वैज्ञानिकों के पास सिर्फ सिद्धांत हैं। कुछ कहते हैं ढलानदार रैंप्स का इस्तेमाल हुआ होगा, कुछ मानते हैं कि पानी और लकड़ी से घर्षण कम किया गया, किसी का मानना है कि विशेष औजार या अब खोई तकनीकें थीं। लेकिन सच्चाई आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। यही तो इसकी खूबसूरती है, हर पत्थर में एक रहस्य छुपा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तीनों मुख्य पिरामिड, खुफू, खाफरे और मेनेक्यूरे, अंतरिक्ष के ओरियन बेल्ट नामक तारामंडल के 3 सितारों से परफेक्टली अलाइन करते हैं। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या उन लोगों के पास ऐसा खगोल ज्ञान था जो आज भी हमें समझ नहीं आता? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं यह अलाइनमेंट आत्मा की यात्रा को सितारों के बीच के मार्ग से जोड़ने का प्रतीक था। यानी पिरामिड केवल मकबरे नहीं, स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियां थीं। अब समय को 4000 साल आगे बढ़ाइए। सन 1900। मिस्र अब ब्रिटिश शासन के अधीन है। कई दशकों से ब्रिटिश और फ्रेंच पुरातत्वविद मिस्र की रेत खंगाल चुके थे। सभी सोच चुके थे कि वैली ऑफ द किंग्स में अब कुछ नहीं बचा। लेकिन एक व्यक्ति को शक था। हॉवर्ड कार्टर एक जिद्दी खोजकर्ता था। उसके पास न संसाधन थे न सरकारी मदद, सिर्फ जुनून। उसकी मुलाकात हुई लॉर्ड कार्नारवन से, एक ब्रिटिश अमीर जो खोज में निवेश करने को तैयार था।
साल दर साल रेगिस्तान की गर्मी में खुदाई चलती रही, कुछ नहीं मिला। फंडिंग बंद होने लगी और फिर 1922 में किस्मत ने करवट ली। तारीख थी 4 नवंबर 1922। कार्टर की टीम को पत्थर की सीढ़ियां मिली जो नीचे जा रही थीं, एक सील बंद दरवाजे तक। उस दरवाजे पर थे कुछ हायरोग्लिफ, प्राचीन लिपि और मोहरें। कई दिन बाद जब दरवाजा आखिरकार खोला गया तो भीतर से सदियों पुरानी हवा बाहर निकली। मशाल की रोशनी में कमरे चमक उठे, चारों ओर सोना ही सोना। जब किसी ने पूछा, "What do you see, मिस्टर कार्टर?" कार्टर ने जवाब दिया, "Yes, wonderful things." कई दिन बाद जब दरवाजा आखिरकार खोला गया तो भीतर से सदियों पुरानी हवा बाहर निकली। मशाल की रोशनी में कमरे चमक उठे, चारों ओर सोना ही सोना। जब किसी ने पूछा, "What do you see, मिस्टर कार्टर?" कार्टर ने जवाब दिया, "Yes, wonderful things." सामने था किंग टूटनखामुन का मकबरा, लगभग 3300 साल से बंद। अंदर मिले सोने के सिंहासन, युद्ध रथ, संगीत वाद्य, भोजन, गहने, सब कुछ जैसे राजा बस आज रात लौट आने वाला हो। और सबसे प्रभावशाली वस्तु, टुट का स्वर्ण मुखौटा, लगभग 11 किलो शुद्ध सोना। उस क्षण मिस्र फिर से दुनिया का केंद्र बन गया। किंग टूटनखामुन। टूटनखामुन सिर्फ 9 वर्ष का था जब वह फराओ बना। उसका शासनकाल छोटा लेकिन ऐतिहासिक था। उसके पिता अखेनातेन ने मिस्र में एकेश्वरवाद लाने की कोशिश की थी, सिर्फ आटन की पूजा। टूटनखामुन ने अपनी प्रजा को पुराने देवी देवताओं की ओर लौटने दिया, इसीलिए जनता ने उसे छोटा राजा लेकिन दयालु कहा। पर 10 साल बाद अचानक 19 की उम्र में उसकी मौत हो गई। कोई युद्ध नहीं, कोई बड़ी बीमारी का प्रमाण नहीं। वैज्ञानिकों ने बाद में उसकी मम्मी की जांच की, वहां एक खोपड़ी में चोट, टूटी हुई हड्डियां और एक संक्रमित पैर मिला। सिद्धांत उभरे, शायद युद्ध या दुर्घटना, शायद मलेरिया या आनुवंशिक कमजोरी। लेकिन आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि युवा फराओ वास्तव में मरा कैसे। टूटनखामुन का मकबरा खुलने के बाद कुछ ही महीनों में लॉर्ड कार्नारवन की अचानक मृत्यु हो गई। कीट के काटने से हुआ संक्रमण, संयोग या कुछ और, मीडिया ने इसे कहा फराओ का श्राप। अखबारों ने कहानी फैलाई, जिसने भी मकबरे के द्वार को तोड़ा उसकी मौत तय। कुल 20 से अधिक लोगों को इससे जोड़ा गया, कभी बीमारी, कभी हादसे से। बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि यह श्राप नहीं बल्कि मकबरे की सील के अंदर मौजूद फफूंदी थी, जो सदियों बाद इंसानों के संपर्क में आई। लेकिन सच कहो तो अगर तुम भी उस अंधेरे तहखाने में उतरते, सदियों पुरानी हवा और रहस्यमयी वस्तुओं के बीच, तो शायद तुम भी डर जाते। मिस्र आज भी हमें मोहित करता है। उसकी मिट्टी में इतिहास, धर्म, विज्ञान और कला सब मिश्रित हैं। यहाँ का हर पिरामिड एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, हर मकबरा एक कहानी है और हर मम्मी समय से संवाद करने की कोशिश। मिस्र हमें सिखाता है कि सच्ची सभ्यता केवल तकनीक नहीं, जिज्ञासा और विश्वास का संतुलन है। क्योंकि अंत में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जितना उजागर करो वे उतने ही गहरे होते चले जाते हैं। यही मिस्र का जादू है। लेकिन एक सवाल अभी भी जिंदा है, अगर शाप सिर्फ कहानी था तो इतनी सारी मौतें एक के बाद एक कैसे हुई? क्या ये सब सिर्फ संयोग था या वाकई किसी अनजानी ताकत की छाया? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा है, जहां विज्ञान की दलीलें खत्म होती हैं और रहस्य की शुरुआत होती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मोर लिखना, और अगर आप भी ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री और जीवनी वीडियो बनाना सीखना चाहते हो तो कमेंट में ट्यूटोरियल जरूर लिखना, ऐसी ही और दमदार कहानियों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।